हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कोर्स अगर आपने देखना है या उसका कंटेंट अगर आपने एक्सेस करना है तो या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, उसमें आपकी तैयारी को अच्छी खासी एज मिल सके, ना सिर्फ आप लोगों के सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी बने, बट साथ ही साथ और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें एग्जामिनेशन में, बट साथ ही साथ आप लोग उस पर्टिकुलर नॉलेज की मदद से अच्छे करियर्स बना सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, समाज में एक सम्मान और प्रतिष्ठा पाएँ और साथ ही साथ देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का भी अपना एक योगदान हो, आप लोगों का भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी नोट पर हम भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग हमारे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो NCERT की किताब है, NCERT की जो ऑफिशियल हमारी किताब है, उसके 5th चैप्टर टीम गेम्स के बारे में बातचीत कर रहे थे और इसमें भी हम लोगों ने इसके पहले वाले हमारे सेशन में आपका जो फील्ड हॉकी है या सिंपली जो हॉकी हम लोग बोलते हैं, जो हमारा नेशनल गेम भी है, उसके बारे में बातचीत कर ख़त्म की थी। आज एक इंटरेस्टिंग गेम के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे या फिर एक इंटरेस्टिंग टीम गेम के बारे में बातचीत हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है कबड्डी। कबड्डी के बारे में आज के सेशन में हम लोगों को बातचीत करनी है। कबड्डी क्या है, क्या इसका ओरिजिन था, कैसे ये इवॉल्व हुआ, एक गेम के रूप में, एक स्पोर्ट के रूप में आज इसको कैसे खेला जाता है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, काफ़ी मज़ेदार सेशन रहने वाला है, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम इस गेम के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है आज की तारीख में इसको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत में खेला जाता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कबड्डी की हिस्ट्री के बारे में। देखिए कबड्डी की खासियत यह है या फिर कबड्डी के बारे में जो इसके पहले के अभी तक हम लोगों ने गेम्स वगैरह देखे हैं उसके कंपैरिजन में एक बात जो कबड्डी को यूनिकली डिस्टिंक्ट करती है वो यह है कि ये हमारे हिंदुस्तान का खुद का एक इंडिजिनस गेम है। इसकी उत्पत्ति जो है हिंदुस्तान में हुई है। इसके पहले तक अभी जितने भी गेम्स वगैरह देखे हैं उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बातचीत करी है वो सारे के सारे गेम्स वगैरह इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुए हैं। स्पेसिफाई करके अगर बोला जाए तो वो यूरोप के किसी ना किसी इलाके से आगे बढ़े हैं और उसके बाद में फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह के और वो सारे गेम्स के नियम कायदे और वो गेम्स का इवोल्यूशन हम लोगों ने देखा है। कबड्डी की खासियत यह है कि ये हिंदुस्तान का एक इंडिजिनस गेम है। इसकी उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई है, इसका डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज का खेल नहीं है। महाभारत के टाइम पीरियड से जो है ये खेल खेला जाता रहा है। या महाभारत की जो एपिक है हमारी, जो हमारे महाकाव्य हैं, हमारा जो इतिहास है, उसमें भी जो है इसका जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो शब्द कबड्डी है ये डिराइव कहाँ से किया गया या फिर ये जो शब्द कबड्डी है वो कहाँ से निकल कर आया? तो ये जो एक शब्द हुआ करता था या फिर एक टर्म हुआ करता था, कौन बड़ा, ठीक है जी, हिंदी का शब्द है या फिर आप उस तरह से बोल सकते हैं खड़ी बोली का शब्द या जिस तरह से भी कहना चाहें। नॉर्थ में ये शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसका नाम क्या है? कौन बड़ा। कौन बड़ा जो शब्द है जिसका इसका लिटरल मतलब अब ये नहीं है कि किसका शेप या साइज बड़ा है इस तरीके से। इसका मतलब यह है कि आपने अपने चैलेंज को अपोनेंट करना है और किसकी माइट ज़्यादा है या फिर किसमें जो है दम ज़्यादा है, बल ज़्यादा है, कौन बाहुबल में बड़ा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है चेक करी जा रही है। तो वहाँ से ये जो कौन बड़ा करके जो शब्द है या फिर ये जो टर्म है वहाँ से आपका शब्द जो है कबड्डी डिराइव होकर आया है। अब मज़े की बात यह है कि ये गेम खेला हिंदुस्तान के लगभग हर इलाके में जाता है, मगर इसके थोड़े बहुत नियम कायदों में आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं एंड इसका जो नाम है उसमें भी आपको वेरिएशंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात करें, राजस्थान गुजरात तरफ के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर इस गेम को हु तू तू के नाम से जाना जाता है। हु तू तू के नाम से जो है इस गेम को वेस्टर्न इंडिया में जाना जाता है। अब यही चीज़ जब आप ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश की तरफ जाते हो तो वो हा दो दो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। हु तू जो है वो आपका बोला जा रहा है वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में वही चीज़ कहला रही है हा दो दो। बांग्लादेश और इंडिया वगैरह की, ईस्टर्न इंडिया की बात करें, चेडू गुडू के नाम से इसको जाना जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्या बोला जा रहा है? चेडू गुडू। और नॉर्थ इंडिया में क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ के इलाकों में आज भी इस गेम को कबड्डी की जगह कई जगहों पे कौन बड़ा ही बोला जाता है। अगर आप वेस्टर्न यूपी में चले जाएं, हरियाणा तरफ निकल जाएं, पंजाब के इलाकों की बात कर लें तो वहाँ पर अभी भी जो है इसको कौन बड़ा के नाम से ही जाना जाता है कबड्डी वगैरह
वगैरह, तो खैर आपकी तारीख अब काफ़ी कॉमन ही आपका प्रचलित शब्द हो गया, मगर अगर आप थोड़ा साल पहले की बात करें तब भी इसको कौन बड़ा के नाम से जाना जाता था। तो ये एक इतिहास है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कबड्डी जो है हिंदुस्तान का एक इंडिजिनस गेम है, ओरिजिनेट और डेवलप हिंदुस्तान में हुआ, और महाभारत का जो टाइम था या एपिक जो महाभारत हमारा है उस टाइम पीरियड तक की किताबों में जो है उस टाइम पीरियड से डेवलप होना शुरू हुआ है। महाभारत में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है। कैसे इसका नाम डिराइव हुआ और अलग अलग इलाकों में क्या क्या इसको बोला जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब नेशनल स्टेटस एक गेम के तौर पर अगर हम बात करें, ऐसे ये गेम हमेशा से खेला जाता रहा है, मगर रीजनल लेवल पर जो है ये खेल होता था। जैसे आज भी कुश्ती के दंगल वगैरह जो हैं आपके करवाए जाते हैं, लगभग उसी तरीके से इसके अपने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। मगर अगर आप नेशनल स्टेटस की बात करें एक स्पोर्ट्स के तौर पर, या कि हाँ भाई इस तरीके से जो है इसको खेला जाएगा, इसका अपना एक नेशनल स्टेटस है, इसके अपने इवेंट्स वगैरह होंगे वगैरह वगैरह, एक नेशनल स्टेटस की बात की जाए तो वो 1918 में जो है इसको मिला था। और ये जो नेशनल स्टेटस दिलवाने और उसके बाद इसके प्रचार प्रसार की बात की जाए, उसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इस पर्टिकुलर गेम को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उन्होंने जो है इसकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, इसको अपने को ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस पर्टिकुलर गेम के हैं उनको आपने 1918 में फॉर्मुलेट किया था। हालांकि अब ये नियम कायदे 1918 में बन जरूर गए थे, मगर प्रिंट होते होते ऑफिशियली जो है इनके जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रिंट होते होते अभी भी आपके जो है 5 साल निकल गए, और 1923 में जो है प्रिंट में ये नियम कायदे प्रिंट वगैरह हुए। और इसके बाद से फिर जो है आपका इन नियम कायदों के बेसिस पर एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था उसी साल जो है 1923 में, इन दिस वेरी ईयर आपका बड़ौदा में। ये जो नियम कायदे 1918 में बनाए गए और 1923 में अल्टीमेटली वो प्रिंट हुए ताकि पूरे देश में पहुंचे, उसके बाद इन्हीं नए नियम कायदों के तहत जो है फिर कबड्डी का टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट वगैरह बड़ौदा में इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा ये इनके साथ में करवाया गया था। अब अगर आप कबड्डी के कोड की बात कर लें तो यहाँ पे आपको साइज में थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अगर पहली चीज तो ये कि आपका कबड्डी का कोड भी जो है जनरली जो मैक्सिमम अभी तक हम लोगों ने कोड देखे हैं स्पोर्ट्स के, उनकी तरह रेक्टेंगुलर कोड है। अगर आप पुरुषों की बात करें तो 13 मीटर लेंथ में और 10 मीटर आपकी ब्रेड्थ में जो है इतना लंबाई और चौड़ाई वाला आपका कोट इस्तेमाल होता है। और अगर आप लड़कों की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें, अगर आप वुमेन की कैटेगरी का मैच करवा रहे हो या फिर अगर आप मेन की कैटेगरी के अलावा जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, लड़के वगैरह हैं, लड़कियां भी हैं, उनका मैच अगर करा रहे हैं तो उनका जो कोट है वो 11 × 8 मीटर के आसपास का रखा जाता है। इसको अपने को ध्यान रखना है। बाकी डायमेंशंस जो हैं दे आर नॉट वर्थ मेंशनिंग, बट यस इसको अपने को ध्यान रखना है कि आपका जो कबड्डी का कोट है ये मेन एंड वुमेन की अगर बात की जाए तो उसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। मेन की बात की जाए तो 13 × 10 मीटर होता है, और लड़कों की और महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए 11 × 8 रखा गया है। अब मॉडर्न कबड्डी जो है आज की तारीख में, अगर हम आज की मॉडर्न कबड्डी की बात करेंगे तो ये बेसिकली अलग अलग, चूंकि हमने देखा कि अलग अलग नामों से हिंदुस्तान में कबड्डी अलग अलग क्षेत्रों में खेली जाती रही है, सबके अपने अलग अलग नाम हैं, थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन वगैरह भी जो है अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं। आज की तारीख में जो गेम के तौर पर मॉडर्न कबड्डी निकल कर आई है, ये बेसिकली सिंथेसिस है वो अलग अलग फॉर्म्स जो हैं गेम के, जो अलग अलग क्षेत्रों में खेले जाते थे उन सब का, या फिर इस तरह से बोलूं कि आपके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कबड्डी जो अलग अलग नामों के साथ में, थोड़ा वेरिएशंस के साथ में, अपने अपने नियम कायदों के साथ में खेली जाती रही है, सदियों से खेली जाती रही है। आज की तारीख में बेसिकली जो मॉडर्न कबड्डी निकल कर आई है उन सारे नियम कायदों में से जो कॉमन एलिमेंट आपने निकाल दिए, उनको साथ में रख लिया और उनकी मदद से जो एक आपका सर्टेन स्टैंडर्ड्स या सेट रूल्स आपने बनाकर तैयार किए, उसके नतीजे में जो है गेम खेला जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं और हम लोग बहुत वाजिब तौर पर कह सकते हैं कि मॉडर्न कबड्डी जो है वो सिंथेसिस है। ये जो वेरियस फॉर्म्स इस देश में इस गेम के डेवलप हुए थे और अलग अलग नामों के तहत सदियों से खेले जा रहे थे, उन सबके कॉम्बिनेशन का। इंडियन ओलंपिक गेम्स करके एक आपका इवेंट वगैरह करवाया जाता था पहले कलकत्ता में 1938 में, उस कलकत्ता में ये इवेंट वगैरह करवाया जाता था। तो वहां आपका जो इंडियन ओलंपिक गेम्स वगैरह करके जो इवेंट ये होता था, इसमें कलकत्ते में 1938 में ये कबड्डी जो है इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एक स्पोर्ट्स के तौर पर। 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन एग्जिस्टेंस में बनाया गया और उन्होंने फिर जो है इंश्योर करवाया कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाए हैं, जो भी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाए गए हैं, उसके अनुसार अब मैचेस वगैरह को करवाया जाएगा। अकॉर्डिंगली 1973 में आपका
एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया वगैरह की स्थापना करवाई गई। और इसके फॉर्मेशन के बाद में फिर पहला जो आपका मेंस नेशनल था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया मद्रास में, और उसके साथ ही आपका जो वुमेन नेशनल्स था वो कलकत्ता में 1955 में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। ये 1973 में बनकर तैयार हुआ है। उसके पहले ही पहल जो है आपका ये जो ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वगैरह है वो महिलाओं के नेशनल्स वगैरह 1955 में ऑर्गेनाइज करवाई रही थी, पुरुषों के भी करवा रही थी, मगर इनके बनने के बाद में इन लोगों ने फिर ये सारे काम वगैरह करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। चलें आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में जो नियम कायदे वगैरह बनाए गए हैं जिसके अनुसार ये मैच वगैरह होते हैं, तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो नियम कायदे वगैरह बनाए हैं या फिर जो शेप वगैरह दिया है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन्हीं के अनुसार जो है गेम को करवाया जाता है, और वक्त के साथ में उन्होंने इनके नियम कायदों को मॉडिफाई भी किया है। अब इसी तरीके से आज की तारीख में एशियन कबड्डी फेडरेशन जो है उसकी भी स्थापना वगैरह की गई है, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था जनार्दन सिंह गहलोत। और ये एशियन कबड्डी फेडरेशन बनाने के बाद में आपके जो दूसरे देश वगैरह हैं जहाँ पे कबड्डी खेली जाती है, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे अगर हम लोग बात कर लें बांग्लादेश की, चाहे नेपाल की बात कर लें, भूटान की बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, सेंट्रल एशिया के देशों की बात कर लें, और आपकी साउथ ईस्ट एशिया के देशों की बात कर लें, इंडोनेशिया हो गया, और आपके दूसरे जो देश वगैरह हैं फिलीपींस हो गया वगैरह वगैरह, जहाँ जहाँ पे कबड्डी खेली जाती है या फिर उसका प्रचार प्रसार कराया जा सकता है, वहाँ पे फिर कबड्डी का प्रचार प्रसार कराने के लिए ये जिम्मेदार आपका जो एशियन कबड्डी फेडरेशन है वो लगी हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे रूल्स वगैरह के बारे में कि कबड्डी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं और किस तरीके से ये जो गेम है इसको खेला जाता है। चलें देखते हैं। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, और इसमें भी जो सबसे पहली चीज़ हमको पढ़नी है वो है टीम्स, और टीम्स में प्लेयर्स वगैरह को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो। तो सबसे पहली बात तो ये कि कबड्डी का कोई भी जो मैच होता है वो किन्हीं भी दो टीमों के बीच में खेला जाता है, दो टीम्स के बीच में कबड्डी का कोई भी एक मैच करवाया जाता है। अब जो टीम्स होती हैं इसमें मिनिमम 10 खिलाड़ी होने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आप 12 खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड पर उतर सकते हैं, यानी कि कम से कम 10 खिलाड़ियों के बिना आप अगर आओगे तो मैच शुरू नहीं हो सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको कम से कम 10 खिलाड़ियों के साथ में आपको आना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 खिलाड़ी जो है वो रखने की इजाज़त है। अब जब एक बार आपका मैच शुरू होता है तो कोर्ट पर या फिर ग्राउंड पर आपके 7 प्लेयर जो हैं एक वक्त में उतरते हैं, और बाकी सारे प्लेयर बाहर बैठते हैं जिनको सब्स्टिट्यूट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये कि आप कम से कम 10 खिलाड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा 12 खिलाड़ी लेकर आप ग्राउंड पे उतरे। अब इनमें से 7 खिलाड़ी जो हैं वो आपके कोर्ट पर उतरेंगे मैच खेलने के लिए, और 7 खिलाड़ी आपकी जो अपोजिशन टीम है उसकी तरफ से आएंगे। ठीक, अब बचे हुए जो खिलाड़ी हैं 2 मिनट के लिए मान लिया कि आप 10 खिलाड़ी लेकर गए थे तो बचे हुए 3 खिलाड़ी हो गए, या फिर अगर आप मैक्सिमम 12 खिलाड़ी लेकर गए थे तो बचे हुए आपके 5 खिलाड़ी हो गए। ये खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट्स के तौर पर बाहर बैठते हैं, और इनको फिर जो है सब्स्टिट्यूट कर किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह पर एक तो अंदर लेकर जाया जा सकता है, दूसरा ये कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट वगैरह लग गई, कोई चोटिल हो गया, तो फिर उस केस में भी जो है इसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा कि 12 खिलाड़ी मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम 10 खिलाड़ी होते हैं, मगर मैच इनके बिना आप मैच शुरू नहीं कर सकते। मगर कोर्ट पर मैच खेलने उतरते कितने हैं? 7 खिलाड़ी, और बाकी जो है वो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह के तौर पर एक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर बिहेव करते हैं। अब अगर आप ड्यूरेशन की बात करेंगे कि कबड्डी का मैच कितना लंबा चलता है, द ड्यूरेशन ऑफ द मैच शैल बी ऑफ 2 हाफ्स, दैट इज 20 मिनट ऑफ ईच हाफ। तो आपका मैक्सिमम जो मैच है कबड्डी का वो 40 मिनट तक चलता है, और 40 मिनट भी लगातार नहीं चलता, 2 हाफ करवाए जाते हैं। एक पहला हाफ होता है 20 मिनट का, और उसके बाद में फिर एक आपका दूसरा हाफ होता है। इन केस ऑफ मेन एंड जूनियर बॉयज देयर इज एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। अब ये जो दोनों हाफ्स वगैरह करवाए जाते हैं इसमें आपको 5 मिनट का जो है गैप मिलता है। महिलाओं की बात की जाए, जूनियर गर्ल्स की बात की जाए, सब जूनियर बॉयज या गर्ल्स की बात की जाए, तो वहां पर 15-15 मिनट के 2 हाफ करवाए जाते हैं, और यहां पर जो है आपको 5 मिनट का इंटरवल मिलता है इन दोनों के बीच में। तो याद रखिएगा इस बात को, कबड्डी के मैच अगर आप पुरुषों के करवा रहे हैं या फिर अगर आप लड़कों के करवा रहे हैं जूनियर लेवल पर, तो उसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और इनके बीच में 5 मिनट का एक आपको ब्रेक मिलता है या गैप मिलता है। लड़कियों के करवाए जा रहे हैं या जूनियर लेवल पर बॉयज़ के हो रहे हैं, जूनियर लेवल पर गर्ल्स के हो रहे हैं, इन सब के अगर मैचेस वगैरह हो रहे हैं तो 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और 5 मिनट का एक गैप उसमें करवाया जाता है। द साइड दैट विंस द टॉस शैल हैव द चॉइस ऑफ द कोर्ट और द रेड। यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैच शुरू होगा तो उसके पहले टॉस कराया जाएगा। अब जो भी आपके जो साइड है या जो भी टीम आपका टॉस जीतती है उसके पास 2 ऑप्शंस, उनमें से कोई एक चीज जो है वो चूज कर सकती है। या तो आप ये चूज कर लो कि आप कौन से साइड पे खड़े हो गए, या फिर आप ये चूज कर लो कि आप रेड करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हो। जैसे कि लेट से मेरी टीम और आपकी टीम जो है मैच खेल रही है, हमारे बीच में टॉस हुआ और मैं टॉस जीत गया। अब ये यहां से मैं 2 चीजें कर सकता हूं, या तो मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं रेड करूंगा या फिर मैं डिफेंड करूंगा। पहली चीज
मेरा खिलाड़ी जो है रेड करने जाएगा या फिर आपका खिलाड़ी रेड करने आएगा। एक चीज, एक तो या तो मैं ये डिसाइड कर लूं या फिर मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं कौन से कोर्ट से खेलूंगा, कौन सा कोर्ट में जो है मेरे खिलाड़ी वगैरह खड़े होंगे। ये जो चीज है आपका टॉस जीतने वाले को प्रिविलेज दिया जाता है। The side that wins the toss shall have the choice of the court or the raid. The team shall change the court after first interval. अब एक बार आप या तो कोर्ट डिसाइड कर लो कहां से आप खेलोगे या फिर आप रेड कहां से करोगे, और एक बार जब ये हो गया उसके बाद में जो आपकी टीम है, जो भी आपके कोर्ट से आपने मैच खेला था, फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद में उनको अपने ये जो आपके जो कोर्ट्स हैं या फिर जो अपने साइड्स वगैरह इनको चेंज करना पड़ता है। ये याद रखिएगा कि जो दोनों टीमें वगैरह हैं ये अपने कोर्ट्स एक्सचेंज करती हैं हाफ इंटरवल होने के बाद में या फिर आपका आधा मैच होने के बाद में। Number of the players for each team at the start of the second half shall remain the same as it was at the end of the first half. तो जितने खिलाड़ियों के साथ में आप पहले हाफ में मैच खेलने के लिए उतरे थे उतने ही खिलाड़ियों के साथ में आपको सेकंड हाफ जो है खेलने के लिए उतरना पड़ेगा। नंबर ऑफ द प्लेयर्स फॉर ईच टीम एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ, सेकंड हाफ शुरू होने पर दोनों टीमों में जितने खिलाड़ी हैं वो उतने ही रहेंगे। शैल रिमेन सेम एज इट वाज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, जितने पहला हाफ खत्म होने पर थे। द लास्ट रेड ऑफ ईच हाफ ऑफ द मैच शैल बी अलाउड टू बी कंप्लीटेड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द टाइम एज मेंशन्ड अबव। अब सपोज कर लीजिए कि आपका एक खिलाड़ी है वो रेड करने के लिए गया है, या तो मेरी टीम का खिलाड़ी है वो आपके कोर्ट में रेड करने के लिए आया है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, या फिर आपका कोई खिलाड़ी है वो मेरी तरफ जो है रेड करने आया है, और इसी बीच में आपका जो 20 मिनट का हाफ टाइम वगैरह है वो खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में मैच रुकता नहीं है। अब वो आके जब तक अपनी रेड पूरी कर चला नहीं जाएगा तब तक ये आपका कंटिन्यू चलेगा। यानी कि आपका भले 20 मिनट का टाइम खत्म हो गया, कायदे से मैच रुक जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। मैच चलेगा जब तक आपकी रेड पूरी नहीं हो जाती। अगर खिलाड़ी उसके पहले ही वो टाइम 20 मिनट, लेट से आपका 19 मिनट 55 सेकंड हो रहा है और वो रेड करने उतर आया, 20 मिनट हो गया 5 सेकंड के अंदर अंदर, अब मैच रुकेगा नहीं, ये चलेगा जब तक कि उसकी रेड पूरी नहीं हो जाती। और उसके बाद ये नहीं होगा कि जितना टाइम एक्स्ट्रा चला था तो वो आप सेकंड हाफ में से काट लोगे, वो 20 मिनट का ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह ऐसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब रूल्स वगैरह जो होते हैं रेड वगैरह के या रेडर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत हम लोग करें। अब हम लोग जो रेडर्स वगैरह होते हैं, जो रेड वगैरह करने जाते हैं कबड्डी में, थोड़ा सा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला है, रेडर शैल कंटिन्यू टू चैंट कबड्डी, रेडर्स मस्ट स्टार्ट द चैंट बिफोर प्लेयर टचेज द अपोनेंट्स कोर्ट। मतलब ये कि आपका, जैसे अब आपकी और मेरी टीम के बीच में कबड्डी का मैच हो रहा है, अब मेरी टीम का कोई खिलाड़ी अगर आपकी तरफ जाता है रेड करने, तो जैसे ही वो आपका रेड के लिए जाएगा, आपके कोर्ट में एंटर करने के पहले ही वो एक चैंट शुरू कर देता है, एक चीज़ बार बार जो है बोलना शुरू कर देता है या फिर उसका जाप करना शुरू कर देता है। और वो क्या शब्द है? कबड्डी। तो कबड्डी 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 बोलते हुए वो जो है आपके कोर्ट में एंटर करेगा, और जब तक उसको रेड करनी है, रेड करके जब तक वो अपने कोर्ट में वापस नहीं आ जाता, वो एक शब्द जो है इसकी चैंटिंग वगैरह करता रहेगा। आगे, if a raider goes out of turn, the umpire or referee shall order the raider to go back and a technical point will be given to the opponent team। अब कौन जो है रेड वगैरह पे जाएगा ये पहले से बताया जाता है। आपका जो टर्न वगैरह है या सीक्वेंस वगैरह है वो पहले से आपका मेंशन किया जाता है। अब अगर कोई रेडर उस सीक्वेंस को तोड़ता हुआ आउट ऑफ टर्न अगर जो है रेड करने पहुंच गया, तो फिर आपका जो अंपायर या रेफरी है वो उसको वापस भेज देंगे, और जिस टीम के खिलाफ वो रेड करने जा रहा था उनको जो है एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा। नॉट मोर देन वन रेडर शैल एंटर द अपोनेंट्स कोर्ट एट अ टाइम, अदरवाइज अ टेक्निकल पॉइंट विल बी अवॉर्डेड टू द अपोनेंट एंड अ चांस टू रेड। अब अगर आपकी जो टीम है जिसको रेड करनी है, जिसको जो है अपोनेंट के तरफ जाना है, इसकी टीम का सिर्फ एक ही खिलाड़ी जो है एक वक्त में रेड करने के लिए जा सकता है। अगर आपकी टीम से एक वक्त में एक से ज्यादा या दो खिलाड़ी अगर रेड करने के लिए अपोनेंट के कोर्ट में उतर गए, गलती से भी अगर चले गए, फिर एक भले ही वापस भी लौट कर आ जाए, ऐसी परिस्थिति में दो चीजें होंगी। एक तो आपकी जो अपोनेंट टीम है उसको एक पॉइंट मिल जाता है, दूसरा ये कि अब आपका जो रेड करने का चांस है वो खत्म, और अब उनकी टीम को जो है एक एडिशनल चांस मिलता है रेड करने का। ठीक है जी, आपकी रेड के बाद में वो लोग रेड करने के लिए आते हैं। अब यह है क्योंकि आपने दो खिलाड़ियों को एक साथ उतार दिया था, या एक दो खिलाड़ी जो है गलती से एक साथ हो गए और एक जल्दी से लौट भी आया, तो उसके चलते दो चीजें हो गई। एक तो उनको एक पॉइंट मिल गया, दूसरा अब आपका रेड का चांस खत्म, अब वो लोग आके एक रेड एडिशनल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में when a raider is out, the raid is over, the opponent should send their raider within 5 seconds, otherwise their team loses its turn of raiding। मतलब ये कि लेट से आपकी टीम जो है अब मेरी तरफ रेड कर, आपकी टीम का कोई प्लेयर जो है मेरी तरफ रेड करने के लिए आया, और लेट से मैंने उस खिलाड़ी को पकड़ लिया और मैंने उसको रेड पूरी नहीं करने दी, और मैंने उसको नहीं जाने दिया, यानी कि कुल मिला के ये है कि मेरी टीम वालों ने उसको आउट कर दिया है। तो जैसे ही आपकी टीम का कोई खिलाड़ी आउट हुआ है या फिर आपकी टीम की जैसे रेड खत्म हुई है, 5 सेकंड के अंदर अंदर
मेरी टीम का जो खिलाड़ी है अगला जो डिसाइडेड था कि भाई इसके बाद तुम रेड करोगे, इसके बाद तुम रेड करोगे, सीक्वेंस में जो भी खिलाड़ी को रेड करने के लिए जाना था 5 सेकंड के अंदर अंदर उसको अपनी रेड जो है शुरू करना पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं होता तो फिर वो जो टीम है उसका जो टर्न या चांस होता है रेड करने का वो चला जाता है। थोड़ा बस समझिएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो। लेट से आप और मैं या फिर आपकी और मेरी टीम कबड्डी खेल रही है, ठीक है जी। अब लेट से अगर मैं आपकी तरफ या फिर मेरी टीम का कोई खिलाड़ी आपकी तरफ गया रेड करने, और अगर आपने उस खिलाड़ी को पकड़ लिया और रेड पूरी नहीं हुई, आपने उसको आउट कर दिया, तो अब जैसे ही वो खिलाड़ी आउट हुआ है उसके 5 सेकंड के अंदर अंदर अब आपकी टीम का जो अगला खिलाड़ी है जिसको रेड करने आना है मेरी तरफ, उसको रेड करने के लिए आना पड़ेगा। अगर 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है आपकी टीम, आपका जो रेडर वगैरह, आपकी जो रेड का चांस है वो चला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज द टीम लूजेस इट्स टर्न ऑफ रेडिंग। तो आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर भेजना, नहीं तो वो रेडिंग का चांस जो है चला जाता है। इफ अ रेडर हु इज कॉट बाय द कैचर एस्केप्स फ्रॉम देयर अटेम्प्ट टू होल्ड एंड रीचेस देयर कोर्ट सेफली, ही शैल नॉट बी परस्यूड फर्दर। मतलब ये कि अगर आपकी एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम की तरफ रेड करने के लिए गया है और उसने जो है अपनी रेड पूरी कर ली और अल्टीमेटली वो अपने हिस्से में पहुंच गया, एक बार जब उसने अपने हिस्से में पहुंच गया या फिर उसने अपने हिस्से की लाइन पर हाथ रख दिया, उसके बाद में आप उसको और ज्यादा परस्यू नहीं कर सकते, फिर आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, आपको उसको गिव अप करना पड़ेगा। When a raid is held, the catcher shall not try deliberately stifle the raider's chant by shutting his mouth, using violent tackling leading to injuries, any type of scissoring or any unfair means। मतलब ये कि जब आपकी रेड हो रही होती है, तो अब जैसे एक खिलाड़ी अगर मेरी टीम से गया आपकी तरफ रेड करने, या मैं अगर आपकी तरफ रेड करने आया हूं, आपकी तरफ के जो खिलाड़ी हैं वो क्या हो जाएंगे, कैचर बन जाएंगे, और मैं क्या बन जाऊंगा, रेडर बन जाऊंगा। मैं रेड करने आया हूं तो मैं रेडर हो गया और आपके जो खिलाड़ी हैं वो कैचर हो गए या फिर वो पकड़ने वाले हो गए। तो जब अब आपका ये रेड चल रही है, मैं आपकी तरफ आया हूं और आप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो खिलाड़ी है, जो कैचर है, ये कोई ऐसी हरकत ना करें जिसके चलते आपका जो रेडर का मुंह है उसके ऊपर वो हाथ रख रहे हैं या फोर्सफुली उसको जो अपना चैंट कर रहा है कबड्डी कबड्डी का, उसको वो रोकने के लिए उसके मुंह पे हाथ रख के जो है उसको इस तरीके से अगर फोर्सफुली रोक रहे हैं कोई भी, या फिर अपना वो ऐसा मुंह, अपना जो ये वाला हिस्सा है उसके मुंह पे इस तरह से रख रहे हैं, या कैसे भी कर उसके मुंह के ऊपर फोर्सफुली आप उसको चैंट रुकवाना चाहते हो, एक तो आप इस तरीके की कोई हरकत नहीं करोगे। इसके अलावा आप पकड़ने के लिए कोई वायलेंट टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं करोगे। वायलेंट टैकलिंग जो है आप वो नहीं करोगे कि इसको गलत तरीके से आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जिसमें हिंसा का जो है खतरा वगैरह बढ़ रहा है। तीसरी चीज ये कि आप उसको टांग अड़ा के नहीं गिरा सकते, सिजरिंग वगैरह जो है आप वो नहीं करोगे, या फिर इसके अलावा भी और जो चीजें हैं जिनको अनफेयर मींस में माना जाता है, आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। याद रखना है, जब एक रेड होती है और कैचर जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं रेडर को, तो 3-4 चीजें, एक तो आप उसके मुंह को फोर्सफुली बंद नहीं कर सकते ताकि उसकी चैंटिंग जो कबड्डी कबड्डी की है वो रुक जाए, उसको रुकवाने के लिए आप उसका मुंह फोर्सफुली बंद नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आप उसको टांग वांग अड़ा के नहीं गिरा सकते। तीसरा, पकड़ने के लिए आप कुछ इस तरीके की चीज नहीं कर सकते जो वायलेंट हो या फिर जिससे जो है चोट लगने वगैरह का खतरा बढ़े, अगर या फिर इसके अलावा कोई और अनफेयर मीन वगैरह है वो भी आप नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई हरकत होती है, इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है, तो जो अंपायर है या फिर रेफरी जो है वो रेडर को नॉट आउट डिक्लेयर कर देगा। अब जैसे यहां पर इसके पैर पकड़ के जो है इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, फेयर इनफ, ये ठीक बात है, मगर अगर आप उसका हाथ पकड़ के ट्विस्ट करने की कोशिश करो, उसकी कलाई मोड़ने की कोशिश करो, उसके पैर को पकड़ के उसके एंकलेट को घुमा के उसका आपका जो पैर का पंजा है वो तोड़ने की कोशिश करो, अब ऐसी हरकतें करने लगोगे तो फिर वो बड़ी क्लियर कट जो है वो वायलेशन या फिर अनफेयर मींस। अब जैसे यहां पर आप पैर पकड़ के, थाईज पकड़ के गिराने की कोशिश कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, समझ में आता है, फेयर इनफ। मगर अगर आपने पैर को, थाई को पकड़ के या उसका जो हिस्सा पकड़ में उसको पकड़ के टांग आप सोच रहे हो ट्विस्ट करके तोड़ दोगे, ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो फिर वो चीज जो है क्लियर कट अनफेयर मीन हो जाती है, उसके लिए तो फिर आपके ऊपर और भी ज्यादा जो है कार्रवाई होगी। मगर पॉइंट ये है कि अगर इनमें से कोई अनफेयर मीन्स वगैरह पकड़े गए या आपके एम्पायर या रेफरी को लगा कि ऐसी कोई चीज हुई है, तो उसमें फिर रेडर जो है, भले ही उसको आउट आपने कर लिया हो, मगर उसमें रेडर जो है उसको नॉट आउट दिया जाता है, उसमें रेडर जो है उसको आउट नहीं माना जाता। और देखते हैं, no catcher shall willfully push the raider out of the boundary by any part of his body, nor shall any raider willfully push or pull the catcher out of the boundary। तो अब आपको जो है, आप रेड करने आप आओगे तो आपको एक सर्टेन जो इलाका है उसी में रेड करना है, जो आपका सेक्शन दिया गया है टीम को, जो आपका हिस्सा है उसी में आप रेड करोगे। अब जब आपका रेडर रेड करने के लिए आ रहा है, तो ना तो कोई कैचर जो है उसको धक्का देकर उस बाउंड्री के बाहर निकाल सकता है, पुश कर दे या पुल कर दे, कुछ भी करके उसको उस बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है, ना आपका जो रेडर है वो किसी को धक्का
धक्का देकर इस तरीके से आपका बाउंड्री वॉल के बाहर जो है पुश कर सकता है या पुल कर सकता है। याद रखिएगा, ना तो कोई कैचर, अब गलती से भी हो जाए वो समझ में आता है, गलती समझ में आती है बिल्कुल ही, मगर जाकर अगर आप उसको जो है धक्का देने की कोशिश करोगे, अगर आपका कोई भी कैचर वगैरह जो है विलफुली जो है रेडर को या किसी बॉडी पार्ट को धक्का देके या रेडर को धक्का देके उसको बाउंड्री वॉल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका कोई रेडर जो है वो ये हरकत वगैरह कर रहा है, तो ये चीज जो है अलाउड नहीं है, ये चीज आपको नहीं करनी है। अब अगर ये होता है तो फिर क्या होगा? ये अगर होता है तो उसके बाद में अगर रेडर जो है उसको बाउंड्री से आउटसाइड की तरफ में पुश कर दिया जाता है, या फिर आपका जो कैचर है उसको बाउंड्री से बाहर की तरफ में पुश या पुल कर दिया जाता है, तो पहली चीज तो ये कि अगर आपका जो कैचर है उस केस में द अंपायर और द रेफरी शैल डिक्लेयर द रेडर और द कैचर एज द केस में बी नॉट आउट एंड द कैचर और द रेडर हु पुशेस और पुल्स द ओपोनेंट आउटसाइड द बाउंड्री शैल बी डिक्लेयर्ड आउट। मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने वो हरकत करी है उसको आउट डिक्लेयर दे दिया जाएगा और जिसके साथ वो हरकत हुई है उसको नॉट आउट डिक्लेयर दे दिया जाएगा। इसको अपने को ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि आप किसी को धक्का नहीं मार सकते, आप पकड़ सकते हो किसी को, वो एक अलाउड चीज है, मगर आप ये बोलो कि धक्का मार दो किसी को या फिर कोई आपको धक्का मार दे और उसके मदद से आपको जो है आपका बाउंड्री वॉल के बाहर फेंक दें और उसके बाद आउट डिक्लेयर कर दें, तो ऐसा होता नहीं है। अगर आपका रेडर जो है वो अंदर जो रेड करने आ रहा है, अगर कैचर ने उसको धक्का देके बाहर किया है और तो फिर जो आपका रेडर है उसको नॉट आउट डिक्लेयर दिया जाएगा और कैचर जो है उसको आउट डिक्लेयर दे दिया जाएगा। और अगर आपका रेडर जो है उसने कैचर को धक्का दे दिया है तो फिर उस केस में आपका रेडर आउट हो जाएगा और कैचर जो है उसको नॉट आउट दे दिया जाएगा, जो भी आपका केस है। तो इस तरीके की परिस्थिति वगैरह जो है बनी रहेगी, ये जो है आपका चीज होल्ड करेगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेड नन ऑफ द कैचर शैल टच द रेडर्स कोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द रेड। अब आपका जैसे लेट से ये कोर्ट है, ठीक है जी, इस कोर्ट में ये आपकी लाइन है, इसके इस तरफ आपका एक टीम है, टीम नंबर 1, और इस तरफ आपकी एक टीम है, टीम नंबर 2। अब टीम नंबर 1 का कोई खिलाड़ी अगर टीम नंबर 2 के कोर्ट में गया है रेड करने के लिए, तो जब तक ये रेड चल रही है, जब तक वो खिलाड़ी आपका रेड कर रहा है, तब तक जो है आपकी टीम नंबर 2 का कोई खिलाड़ी ये लाइन ना तो टच करेगा ना इसके इस तरफ जाएगा। T1 का जो कोर्ट है ना तो उसके इलाके में जाएगा ना उसकी लाइन वगैरह को टच करने की कोशिश करेगा। अब जब वो रेड कंप्लीट होने पे आ गई, वो खिलाड़ी भागने की कोशिश में है, तब आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे में टच हो जाए, वो बात समझ में आती है। मगर जब तक वो रेड अंदर चल रही है, वो T1 का खिलाड़ी यहां पे खड़ा हुआ है, यहां कहीं पे रेड ले रहा है और पता चला आपका एक खिलाड़ी जाके यहां पे जो है वो लाइन को टच कर रहा है या फिर लाइन की उस तरफ निकल रहा है, ये चीज जो है अलाउड नहीं है, इस चीज को नहीं किया जाता, ये चीज जो है नहीं करवाई जाती। तो इसको अपने को ध्यान रखना है कि जब तक आपकी रेड चल रही है, जो कैचर है, जो आपका पकड़ने वाला है, वो आपका जो रेडर की तरफ का कोर्ट है ना तो उसकी लाइन को टच करेंगे ना उसके तरफ के कोर्ट में जाते हैं। अब अगर वो भागने की कोशिश में है, उस तरफ निकलना चाह रहा है, तब आप पकड़ रहे हो और उसमें लाइन वाइन पैर लग गया, हाथ लग गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो समझ में आती है बात। इन केस एनी कैचर टचेस द रेडर्स कोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रेड, दे विल बी डिक्लेयर्ड आउट एंड द अपोनेंट टीम विल बी गिवन दैट मैनी पॉइंट्स। तो अगर आपके केस में अगर कोई कैचर वगैरह है, रेड खत्म होने के पहले उसने अपोनेंट के कोर्ट के किसी हिस्से को टच कर लिया, तो ऐसी केस में एक तो वो आउट हो जाएगा और दूसरा यह है कि फिर आपकी जो अपोनेंट टीम है उसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। When a team manages to put out the entire opponent team and none of the opponents are entitled to be revived, then that team scores a lana. Then that team scores a lona, and 2 extra points for lona shall be awarded in addition to the points scored by the team putting out all the players of the opponent। मतलब ये है कहने का कि जब आपकी किसी एक टीम ने दूसरी आपकी जो अपोनेंट टीम है उसको पूरी की पूरी अपोनेंट टीम को आउट कर दिया है, और अब अगर आपके किसी भी अपोनेंट की टीम के प्लेयर के पास में अब ये चांस नहीं है कि उसको रिवाइव किया जा सके, ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। अब आपके जो अगर आपके प्लेयर्स वगैरह जो हैं आउट होते चले जाते हैं दोनों टीम से, और एक टीम ने अगर दूसरी टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट कर दिया, सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं बाहर हो गए हैं, और अब एक भी खिलाड़ी जो है अपोनेंट टीम का जो बाहर हो गए उनके पास में ये एंटाइटलमेंट नहीं है कि उनको रिवाइव किया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में ये बोला जाता है, जो जिस टीम ने आउट किया है पूरी की पूरी टीम को, उसको ये बोला जाता है कि उन्होंने एक लोना स्कोर कर लिया है। ठीक है जी, उन्होंने एक लोना स्कोर किया है, और ऐसी कंडीशन में उनको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। जो आपने अपोनेंट्स को आउट करते हुए स्कोर कमाया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर उसमें फिर जो है आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो है वो मिलते हैं। बस वही बात लिखी हुई है दैट लोना शैल जब अवार्ड किया जाता है तो उस पर 2 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं इन एडिशन, कि आप जो भी पॉइंट्स वगैरह कमाए हो आपकी अपोनेंट टीम को के पूरे प्लेयर्स वगैरह को आउट करने के लिए। इसको अपने को ध्यान रखना है कि जब भी एक टीम एक पूरी की पूरी अपोनेंट टीम को या फिर
फिर एक आपकी जो अपोनेंट टीम है उसके सारे के सारे खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हो जाती है, और अब एक भी खिलाड़ी जो है वो रिवाइव करने के लिए एंटाइटलमेंट नहीं रखता, उस केस में होता यह है कि जो टीम ने सारे दूसरे आपकी अपोनेंट टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट कर दिया है, हम लोग ये बोलते हैं कि इसने एक लोना स्कोर कर लिया है, और ऐसी कंडीशन में उसको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं, अलॉन्ग विद आपके जो अपोनेंट टीम के प्लेयर्स वगैरह हैं उनको आउट करने के लिए जितने आपको पॉइंट्स वगैरह मिले हैं उसके साथ में, इन एडिशन टू द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम पुटिंग आउट ऑल द प्लेयर्स ऑफ द अपोनेंट। ये अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे देखते हैं। The play continues and all the players who are out shall enter in the court within 10 seconds. Otherwise, the referee or umpire shall award 1 technical point to the opponent. अब एक बार पूरी की पूरी टीम अगर आपकी बाहर हो गई या पूरी की पूरी टीम जो है आपके उसके खिलाड़ी आउट हो गए, तो उसके बाद में मैच तो कंटिन्यू करेगा, और फिर जो है सारे के सारे खिलाड़ी आपके अंदर आते हैं, आपकी अपोनेंट टीम को लोना मिल गया और सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपकी जो टीम पूरी तरह आउट हो गई थी उसके खिलाड़ी वगैरह फिर अंदर आते हैं। अब इनको जो है आपका 10 सेकंड के अंदर अंदर कोर्ट में फिर से एंटर करना होता है आउट हो जाने के बाद। पूरी टीम आपकी आउट अगर हो गई है, लोना वोना अलॉट हो गया है, उसके बाद में जो है इनको 10 सेकंड के अंदर अंदर वापस आना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका रेफरी और अंपायर जो है अपोनेंट टीम को एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो अलॉट कर देता है, अपोनेंट टीम को एक टेक्निकल पॉइंट दे देता है। इफ द टीम फेल्स टू एंटर विद इन 1 मिनट द टीम शैल बी स्क्रैच्ड फ्रॉम द मैच एंड द मैच शैल बी अवॉर्डेड टू द अपोनेंट। तो अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर वापस नहीं आए तब तो कह रहे एक पॉइंट आपकी अपोनेंट टीम को जाएगा, मगर अगर 1 मिनट के अंदर अंदर कोर्ट पर मौजूद नहीं हुए और मैच फिर से रिज्यूम नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो टीम है उसको मैच से स्क्रैच आउट कर दिया जाएगा और आपकी जो अपोनेंट टीम है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपके अपोनेंट वगैरह जो है उसको जो बोल दिया जाएगा कि इन्होंने मैच जीत लिया। इफ अ रेडर इज वार्न्ड और इन एनी वे इंस्ट्रक्टेड बाय वन प्लेयर ऑफ हिज ओन साइड द अंपायर और रेफरी शैल अवॉर्ड अ टेक्निकल पॉइंट टू द अपोनेंट। अब अगर कोई प्लेयर वगैरह है उसको या तो कोई रेडर वगैरह है, अगर कोई रेडर है उसको या तो वार्निंग दी गई है और इन एनी वे इंस्ट्रक्टेड बाय वन प्लेयर ऑफ हिज ओन साइड, या फिर अगर उसको किसी भी तरीके से उसकी टीम के किसी प्लेयर ने इंस्ट्रक्ट किया है, ऐसी कंडीशन में आपका अंपायर या फिर रेफरी जो है अपोनेंट को एक टेक्निकल पॉइंट दे देता है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी टीम की तरफ में रेड करने के लिए आ रहा हूं, ठीक है जी, मैं आपके कोर्ट में रेड करने के लिए एंटर कर गया, अब मैं रेड दे रहा हूं। लेट्स से कि मेरे पीछे आपकी टीम का कोई, अब मैं थोड़ा आगे आगे रेड करते हुए, अब मुझे दिख नहीं रहा मेरी पीठ के पीछे, तो और आपकी टीम का कोई खिलाड़ी लेट्स से पीछे की तरफ में आ रहा है। अब वो पीछे से आके अगर मुझे पकड़ लेगा तो आप लोगों के पास चांसेस हैं कि भाई आप मुझे दबा लोगे या फिर आप मुझे गिरा लोगे, पिन कर लोगे और अल्टीमेटली आप एक पॉइंट जीत लोगे, मैं आउट हो जाऊंगा। इस चीज के चांसेस है। अब इसी बीच में अगर पीछे से कोई मेरी टीम का कोई खिलाड़ी जो है चिल्ला के बोल दे कि तेरे पीछे कोई आ रहा है, या फिर अगर वो किसी तरीके से मुझे आपका ताली वाली बजा के इंस्ट्रक्ट कर दे, उसने ताली बजाई और हम लोगों की पहले से सेटिंग है कि ताली का मतलब पीछे देखना है और मैं पीछे पलट के देख रहा हूं, इस तरीके से उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिए, दोनों परिस्थितियों में फिर जो है मुझे आउट माना जाएगा, या दोनों परिस्थितियों में जो है आपकी अपोनेंट टीम जो है उसको एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा। इसको याद रखिएगा कि अगर आपके रेडर को या तो आपकी टीम के यानी कि आपकी जो रेडर है उसी की टीम के खिलाड़ी ने किसी तरह से चिल्ला के आवाज करके बोल के वार्न कर दिया, कोई साइन वगैरह देके कोई इंस्ट्रक्शन देके वार्न कर दिया, उस कंडीशन में अंपायर या फिर रेफरी जो है एक टेक्निकल पॉइंट आपके अपोनेंट को दे देगा, एक टेक्निकल पॉइंट जो है अपोनेंट को अवॉर्ड कर दिया जाएगा। अ रेडर और कैचर इज नॉट टू बी हेल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ हिज क्लोथ डेलिबरेटली अदर देन हिज लिम्ब और ट्रंक। अब आपका जो रेडर या फिर कैचर है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अगर पकड़ते हैं तो उसके लिए वो उनके आपके बॉडी के पार्ट्स वगैरह जो है हर कोई हिस्से पे आप ऐसे हाथ भी नहीं रख सकते और उनको उनके कपड़ों से नहीं पकड़ना है। खास तौर पे आपको अगर पकड़ना है तो आप उसके लिम्ब या फिर आप ट्रंक वगैरह से पकड़ें, या तो आप टॉर्सो या फिर आपका जो ये अपर पोर्शन है उससे पकड़ लें या हाथ या पैरों से पकड़े। अब ये नहीं है कि गर्दन पे हाथ रख रहे हो, ये नहीं है कि आपने एक कान से पकड़ लिया, इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये, या फिर सेंसिटिव पार्ट्स वगैरह जो होते हैं आपके बॉडी के, वहां पर जो है आप चोट वगैरह लग जाए, इस तरीके की चीजें वगैरह भी नहीं करना है, जिससे कई बार आपकी प्लेयर्स की मौत तक हो सकती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, या तो आपने लिम्ब से पकड़ना है या फिर आपने ट्रंक से पकड़ना है, और इसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े वगैरह जो है जहां तक हो सके उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको उससे जो है पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, डेलिबरेटली उससे आपको उसको नहीं पकड़ना है। यहां पर भी देख लीजिए जिस तरीके आप से पकड़ने की कोशिश वगैरह की जा रही है वो क्या क्या किस्सा कहानी है। द वन हु वायलेट्स द रूल शैल बी डिक्लेयर्ड आउट इफ द रेडर इज हेल्ड डेलिबरेटली अदर देन हिज लिम्स और ट्रंक, द अंपायर और रेफरी शैल डिक्लेयर सच रेडर एज नॉट आउट। तो अब अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगर वायलेशन करता है, चाहे रेडर करे चाहे आपका कैचर करे, उसको जो है एक तो आपका आउट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और अगर रेडर को उसके लिम्स वगैरह के अलावा कुछ सेंसिटिव पार्ट्स वगैरह से, गर्दन से या फिर ऐसे हिस्सों से पकड़ा गया है जहां से चोट लगने के चांसेस हैं, ऐसी कंडीशन में आपका अंपायर या फिर आपका रेफरी वगैरह जो है वो उस रेडर को नॉट आउट डिक्लेयर कर सकता है या फिर उसको नॉट आउट डिक्लेयर कर देता है। चले आगे बढ़ते हैं।
When one or two players of a team are left during the game and the captain of the team declares them out in order to bring in the full team, the opponent shall score as many points as the player that existed in the court at the time of declaration as well as 2 extra point और लोना। मतलब ये कि अब आपकी दोनों टीमें वगैरह जो है मैच खेल रही हैं, अब आपका रेडर मेरी तरफ आएगा, किसी को आउट कर चला गया, पॉइंट ले गया और मेरा वो खिलाड़ी आउट बाहर बैठ गया, मेरा रेडर गया आपकी तरफ में और उसने जो है आपके किसी खिलाड़ी को आउट कर दिया, पॉइंट स्कोर कर लिया, वो खिलाड़ी बाहर बैठ गया। इस तरीके से आपकी जो है कहानी वगैरह चल रही है। लेट्स से कि आपकी टीम के मैंने इतने खिलाड़ी आउट कर दिए कि अब या तो 1 या 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 खिलाड़ी, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी अब आपके बचे हुए हैं। अब समझ में आ रहा है, आपकी टीम की तरफ के कैप्टन को समझ में आ रहा है कि ये 2-3 खिलाड़ी जो हैं अगर मेरी तरफ के रेडर आएंगे तो उनको रोक तो पाएंगे नहीं, और ये खुद भी आउट होंगे और आपका जो स्कोर है मेरी टीम का ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर उसको बराबर करने में और दिक्कत आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी टीम के कैप्टन के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये बोले कि जो मेरी टीम के 2-3 खिलाड़ी बचे हैं मैं इनको भी आउट मान रहा हूं और मैं सारी की सारी टीम को अब जो है अपने अंदर लाऊंगा, सारे खिलाड़ियों को जो है रिवाइव करूंगा। ये हो सकता है, यही चीज मेरे साथ हो सकती है कि अगर 2-3 खिलाड़ी मेरे पास बचे हुए हैं, 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में मुझे पता है कि ये 2-1 खिलाड़ी जो है आपकी टीम से जो रेडर आएगा उसको रोक नहीं पाएंगे और ये खुद भी आउट होंगे और पॉइंट और ज्यादा बढ़वाएंगे, जिनको फिर कम करने में दिक्कत होगी। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये बोला कि मेरी जो 2-1 खिलाड़ी बचे हैं ये भी आउट और अब मैं सारी की सारी टीम को जो है अंदर लेकर आ रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में 2 चीजें होंगी, अगर मैंने ये किया है तो आपकी टीम मेरे जो 2-1 खिलाड़ी जिनको मैंने आउट डिक्लेयर किया है उतने पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे मेरे लेट से 2 खिलाड़ी थे, ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको एक लोना मिल जाएगा। लोना का मतलब आपको 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो जितने खिलाड़ियों को मैंने आउट डिक्लेयर करवा के पूरी टीम को रिवाइव किया है उतने आपके पॉइंट मिल जाएंगे आपको, प्लस साथ में एक लोना मिल जाएगा। लोना का मतलब आपके एडिशनल 2 पॉइंट। यही चीज आपके साथ में है, अगर आपने आपके 1-2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं, आपने इनको आउट करके पूरी की पूरी टीम को रिवाइव किया, ऐसी कंडीशन में 1, 2, 3 जो भी खिलाड़ी आपने आउट किया वो पॉइंट मेरी टीम को मिलेंगे, प्लस साथ में मुझे एक लोना मिल जाएगा, एक आपका 2 पॉइंट्स का जो है एडिशनल सेट मिल जाता है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। प्लेयर और प्लेयर्स हु आर आउट शैल बी रिवाइव्ड in the same order as they were out or out when one or more opponents are out। तो अब ये एक बात ये है कि अब आपको अगर खिलाड़ियों को रिवाइव करना है तो इनको भी जो है आपको उसी सीक्वेंस में रिवाइव करना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में आउट हुए थे। सबसे पहला जो आपका आउट हुआ था सबसे पहले रिवाइव होगा, सेकंड नंबर पर जो आउट हुआ तो सेकंड नंबर पर रिवाइव होगा, थर्ड नंबर पर जो आउट हुआ थर्ड नंबर पर रिवाइव होगा, और इस तरीके से जो है कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। चले अब देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ स्कोरिंग की, स्कोर वगैरह जो है वो किस तरीके से किया जाता है, क्या व्यवस्था वगैरह जो है स्कोरिंग वगैरह की कबड्डी में बनाई गई है, इसको देख लेते। अब हम लोगों ने बात करनी है जो आपका स्कोरिंग का सिस्टम होता है उसके बारे में। तो देखिए स्कोरिंग में ये होता है कि आपकी जो दोनों टीमें खेल रही हैं, जैसे ही वो अपने किसी रेडर उनके पास में आता है, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि जो उनकी अपोनेंट टीम है उसका कोई प्लेयर उनके तरफ आता है, अगर वो उसको आउट करने में कामयाब होता है तो फिर वो एक पॉइंट वगैरह जो है स्कोर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर वो लोग लोना स्कोर करते हैं तो लोना स्कोर करने के केस में उनको 2 पॉइंट मिलते हैं। इस तरीके से जो है आपके पॉइंट वगैरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे आपका कोई फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट नहीं है कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट आपने स्कोर कर लिए तो आप जीत जाएंगे। ये स्कोर बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मगर अगर आपके और मेरे बीच में मैच चल रहा है, आपने मेरे प्लेयर आउट कर लिए तो भाई आप 1 पॉइंट कमाएंगे, मैंने आपका प्लेयर आउट कर लिया, मैं 1 पॉइंट कमाऊंगा, और वो कहानी चलती रहेगी। अब में से अगर किसी ने एक लोना स्कोर कर दिया तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइम आउट। हर एक आपकी जो टीम है आपका जो दोनों हाफ्स होते हैं उसमें उनको 2 टाइम आउट अलाउड है। 30-30 सेकंड के वो 2 टाइम आउट जो है ले सकते हैं। ठीक, दोनों टीम्स वगैरह को आपका 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट लेना अलाउड है, और ये दोनों हाफ में वो ले सकते हैं। यानी कि पहले हाफ में वो 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट ले सकते हैं, दूसरे हाफ में जो है वो 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट ले सकते हैं। अब ये टाइम आउट लिए कैसे जाते हैं? इन टाइम आउट्स को लेने के लिए या फिर ये जो कॉल ऑफ किया जाता है कि भाई हमें टाइम आउट चाहिए, या तो कैप्टन बोलता है टाइम आउट हो गया, या फिर कोच बोलता है, या फिर कोई दूसरा आपका जो प्लेइंग मेंबर है रेफरी वगैरह की परमिशन लेने के बाद जो है वो इसका टाइम आउट वगैरह डिक्लेयर करते हैं। इनमें से कोई भी जो है रेफरी की परमिशन लेके टाइम आउट डिक्लेयर कर सकता है। एक बार आपका टाइम आउट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद में 30 सेकंड में फिर आपको रुककर जो भी बात करनी है, जो भी मंत्रणा वगैरह करनी है आप कर सकते हैं। और ये जो 30-30 सेकंड के टाइम आउट हैं ये आपके मैच टाइम में ऐड किए जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। जनरली अभी तक जितने गेम्स हम लोगों ने देखे थे इन सब में खासियत क्या थी कि आपका जो
टाइम आउट का टाइम वगैरह है वो मैच के टाइम में ऐड नहीं किया जाता, उसका मैच के टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। यहां पे मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है कि टाइम आउट का जो टाइम है वो आपके मैच टाइम में ऐड भी किया जा रहा है, उसे इंक्लूड किया जा रहा है उसमें। अगला है सब्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा था कि 5 प्लेयर्स जो हैं आप रिजर्व में बैठा कर रखते हैं और उनको फिर आप अगर चाहें तो आपकी टीम के प्लेयर्स वगैरह के साथ में सब्स्टिट्यूट वगैरह कर सकते हैं, मगर ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो रेफरी की परमिशन से किया जाता है और टाइम आउट के इंटरवल के वक्त में किया जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 5 रिजर्व प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद द परमिशन ऑफ द रेफरी ड्यूरिंग टाइम आउट और इंटरवल। तो या तो टाइम आउट के वक्त में या फिर इंटरवल के वक्त में रेफरी से परमिशन लेके 5 जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनमें से किसी आपके एग्जिस्टिंग खिलाड़ी वगैरह खिलाड़ियों को आप रिप्लेस करवा सकते हैं। बोनस पॉइंट फॉर क्रॉसिंग द बोनस लाइन व्हेन कैचर टीम व्हेन द कैचर टीम हैज मिनिमम 6 प्लेयर्स, बोनस पॉइंट इज अवॉर्डेड टू द रेडर। थोड़ा समझना पड़ेगा। लेट्स से ये आपका कबड्डी का कोर्ट वगैरह है, अब ये मिड लाइन है, मिड लाइन के इस तरफ आपका टीम नंबर 1 जो है उसका कोर्ट है और यहां पर जो है टीम नंबर 2 का कोर्ट है। अब ये जो आपका इस तरफ का कोर्ट है, इसके ये जो लाइन है इसके इस तरफ के कोर्ट का जो मिड पॉइंट है वहां से भी एक लाइन बनाई जाती है। ये जो मिड लाइन है, अब अगर आपका लेट्स से यहां इसी तरीके से यहां पर भी एक लाइन बनाई जाती है। अभी हम लोग इस तरफ पे फोकस करते हैं कि ये टीम नंबर 1 का कोर्ट है, ये आपका मिड लाइन जो है वो आपके कोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कोर्ट का एक हिस्सा टीम नंबर 1 का, ये कोर्ट का दूसरा हिस्सा टीम नंबर 2 का। अब ये जो टीम नंबर 1 का हिस्सा है, यहां पर ये जो कोर्ट है, इतना वाला जो कोर्ट है, इसका जो मिड पॉइंट है लेट्स से यहां कहीं है, तो यहां से एक और लाइन बनाई गई। अब ये जो लाइन है इसको बोला जाता है बोनस लाइन। ठीक है जी। सपोज कर लीजिए कि टीम नंबर 2 का खिलाड़ी टीम नंबर 1 की तरफ में रेड करने आया है और इस वक्त आपकी टीम नंबर 1 जो है इसमें मिनिमम 6 प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद हैं, 6 या 6 से ज्यादा 7 प्लेयर जो है आपके ग्राउंड पे मौजूद हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये जो टीम नंबर 2 का खिलाड़ी जो रेड करने आया है, अगर वो इस लाइन को क्रॉस करके यहां तक जाता है और उसके बाद जीते ना जीते वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर अगर वो क्रॉस करके इस तरफ जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको एक बोनस पॉइंट जो है अवार्ड किया जाता है। याद रखना है इस बात को। जैसे मैं आपको इस तरह एक बार फिर से समझा देता हूं, ये आपका कबड्डी का कोर्ट है, ये आपकी मिड लाइन है जिसने आपके कोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये आपके पहली वाली टीम का कोर्ट और ये दूसरी वाली टीम का कोर्ट। अब यहां पर ये जो लाइन के एक तरफ का हिस्सा है, यानी कि ये जो लाइन है इसका भी मिड पॉइंट आप निकालोगे तो इस मिड पॉइंट से आप यहां से एक लाइन खींच सकते हो। ये जो हिस्सा है यहां पे मिड पॉइंट निकालोगे और वहां से आप एक लाइन खींच सकते हो। ठीक है जी। इस लाइन को बोला जाता है बोनस लाइन। अब अगर लेट से मेरी टीम की तरफ से मैं रेड करने आपकी तरफ आ रहा हूं, अब आपकी टीम में इस वक्त 6 या 7 खिलाड़ी हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। ठीक। अब अगर ऐसी परिस्थिति में कि मिनिमम 6 खिलाड़ी या 6 से ज्यादा खिलाड़ी आपकी टीम के मौजूद हैं और मैं आपकी ये जो बोनस लाइन है इसको क्रॉस करके आपका रेड करने और उससे भी थोड़ा सा आगे जाता हूं, या फिर अगर मैं रेड करते करते इस बोनस लाइन को टच कर लेता हूं, ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे बोनस पॉइंट वगैरह जो है अवार्ड किया जाता है। तो बोनस लाइन को क्रॉस करने के केस में आपका जो कैचर आपकी जो जब कैचर टीम के कम से कम 6 खिलाड़ी जो है मौजूद हो कोर्ट पे, ऐसी परिस्थिति में अगर आपका रेडर बोनस लाइन टच कर ले या क्रॉस कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में उसको बोनस पॉइंट वगैरह जो है अवार्ड किया जाता है। अब बात करते हैं रिजल्ट की कि आखिर इस मैच का नतीजा निकलता कैसे। तो दोनों हाफ हैं आपके, उसमें मैच चलता रहता है। दोनों हाफ्स में जब आपका मैच का अल्टीमेटली टाइम खत्म होता है, उस वक्त जिस भी टीम ने सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए होते हैं उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे ऐसा कुछ नियम कायदा नहीं है कि आपने इतने इतने पॉइंट जो है स्कोर कर लिए जिस भी टीम ने पहले तो वो जीत जाएगी। जैसे आपका टेबल टेनिस में या फिर आप टेबल टेनिस या बैडमिंटन में आपको देखने को मिल रहा था, या सीधे सेटों में जो है लॉन टेनिस वगैरह में भी सीधे सेटों में आपका मैच वगैरह हो रहा था, इतने इतने पॉइंट स्कोर कर लिए तो जीत गए। वैसी कहानी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर आप दोनों हाफ्स में मैच खेलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जिस भी टीम ने फिर सबसे ज्यादा स्कोर किया है, जिस भी टीम ने जो है हाईएस्ट स्कोर आपका मैच का टाइम खत्म होने तक किया है, उसको जो है विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। टाई इन नॉकआउट। अब अगर टाई इन हो जाता है तो फिर क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से आपकी जो दोनों टीमें हैं उन्होंने अच्छा मैच खेला है और लास्ट में जब आपका पूरा मैच खत्म होता है या फिर मैच का टाइम खत्म होता है, पता चलता है कि दोनों टीमें जो है उनके बीच में टाई हो गया है, दोनों टीमें जो है उनका स्कोर बराबर है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर आपके दोनों टीमों के बीच में खास तौर पर अगर नॉकआउट मुकाबला चल रहा है, कोई एक टीम जो जीतेगी वो आपका फाइनल या फिर सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में जाएगी और एक टीम जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी, इस तरीके की अगर परिस्थिति बनी हुई है, नॉकआउट अगर टूर्नामेंट खेला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में और ऐसा जो मैच है वो टाई हो गया है,
तो ऐसा मैच जो आपका नॉकआउट का मुकाबला है, अगर वो टाई हो गया है तो उसमें अब होता यह है, इफ देयर इज अ टाई इन द नॉकआउट मैच, द मैच विल बी प्लेड ऑफ 5-5 रेड्स वेयर बोथ द टीम्स शुड फाइल 7 प्लेयर्स इन द कोर्ट एंड बॉल लाइन इज ट्रीटेड एज द बोनस लाइन बट पॉइंट रिमेन्स द सेम। मतलब यह है कि अगर आपका नॉकआउट मैच बन गया है, अगर आपका मैच जो है नॉकआउट बन गया और उसमें टाई की स्थिति आ गई है, तब दोनों तरफ से जो है आपके 7-7 खिलाड़ियों को कोर्ट पे उतारा जाता है और दोनों टीमों को 5-5 रेड करने का मौका मिलता है। एक टीम आपका 5 रेड करेगी, दूसरी टीम जो है आपका 5 रेड करेगी, और आपकी जो बॉल लाइन है यानी कि वो जो मिड लाइन है उसको बोनस लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। पॉइंट्स वगैरह अभी भी आपको रेड वगैरह करने में उतने ही मिलते हैं। अब आपने पहले से ही जो है अपने प्लेयर्स वगैरह को लिस्ट करके रखा होता है कि जो आपकी 5 रेड है वो कौन कौन से प्लेयर्स वगैरह लेने वाले हैं, तो वो आपके लिस्टेड प्लेयर्स वगैरह हैं, वो अल्टरनेटिवली अपनी ये रेड्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। मतलब एक मेरी टीम के मैंने 5 प्लेयरों के नाम बता रखे हैं, आपने आपकी टीम के 5 प्लेयरों के नाम बता रखे हैं कौन कौन रेड करेगा। अब एक खिलाड़ी मेरी तरफ से गया, उसने आपकी तरफ रेड करी, फिर आपकी तरफ से एक खिलाड़ी आया, उसने मेरी तरफ रेड करी, फिर मेरा दूसरा वाला गया, फिर आपका दूसरा वाला है। इस तरीके से अल्टरनेटिवली जो है रेड वगैरह की जाएंगी और अगर आप पॉइंट्स वगैरह स्कोर करते हो तो वो आपकी टीम के स्कोर में ऐड होता चला जाएगा। लास्ट में अब अगर जो खिलाड़ी, जो भी टीम वगैरह ने सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए होंगे, वो वाली टीम जो है यहाँ पर टाई वगैरह के नतीजे में ये जो 5-5 एडिशनल रेड्स हुई हैं, इसके बाद में जो भी टीम ने सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए होंगे उसको जो है यहाँ पर विजेता डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब और परिस्थिति देख लेते हैं कि अगर इसके ऊपर एक कंडीशन और बनती है, आपने 5-5 रेड कर ली और ये 5-5 रेड करने के बाद में भी अगर आपका जो मैच है वो अभी भी टाई है, या तो दोनों तरफ से वो स्कोर ही नहीं कर पाए पॉइंट, या फिर ये हुआ कि दोनों ने बराबर बराबर पॉइंट जो है 5-5 रेड में स्कोर कर लिए हैं, इसके बाद में फिर गोल्डन रेड होती है। गोल्डन रेड में ये होता है कि अब आपने रेड करके देख ली टाई ब्रेकर के लिए, उसमें कुछ नहीं निकल कर आया, 5-5 रेड्स के बाद में कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसी कंडीशन में एक आपका फ्रेश टॉस किया जाता है और वो टीम जो टॉस जीतती है वो एक गोल्डन, उसको एक चांस मिलता है रेड करने का, जिसको बोला जाता है गोल्डन रेड। अब अगर if there is a tie even after golden red then a chance will be given to the opponent team for the golden red। मतलब ये कि अब आपने जो है मैच खेला, मैच जो है वो टाई हो गया, टाई तोड़ने के लिए 5-5 रेड कर देखी, उसमें भी जो है मैच आपका टाई रह गया। ऐसी कंडीशन में आपने फिर टॉस करवाया और टॉस करवाकर जो है आप जो भी टीम जीती है उसको मौका मिला है गोल्डन रेड करने का, यानी कि आपकी जो टीम है आप जो रेड करेगी, लेट से मेरी आपकी टीम के बीच में टाई हो गया, टॉस वगैरह हुआ, उसके बाद में मुझे गोल्डन रेड करने का मौका मिल रहा है, मैं आपकी तरफ आया और अगर मैंने पॉइंट स्कोर कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है जी, इसको बोला जाता है गोल्डन रेड। सपोज कर लीजिए कि मैं गोल्डन रेड लेने आपकी तरफ आया और मैं पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया, मैच अभी भी टाई रह गया है। ऐसी परिस्थिति में अब आपकी टीम को जो है गोल्डन रेड करने का मौका मिलेगा, गोल्डन रेड लेने का मौका मिलेगा, और फिर और उसके बाद अगर आपकी टीम ने गोल्डन रेड में पॉइंट स्कोर कर दिया तो फिर जो है आपका मैच आप जीत जाएंगे और इस तरीके से जो है मैच खत्म हो जाएगा। पॉइंट यह है कि अब गोल्डन रेड अल्टरनेटिवली चलती रहेगी जब तक कोई एक टीम जो है फाइनली एक पॉइंट स्कोर नहीं कर लेती और जीत नहीं जाती, और इस तरीके से जो है ये कहानी वगैरह बनी रहेगी। इसके अलावा यहाँ तो ये जो है आपका मैच के रूल्स वगैरह हैं कि इस तरीके से अल्टीमेटली जो भी टीम जो है गोल्डन रेड के तहत आपका पॉइंट स्कोर कर लेती है तो वो विनर डिक्लेयर हो जाएगी। इस तरीके से फाइनली आप जो है मैच का नतीजा जो है निकालने में कामयाब हो जाएंगे, मैच जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब जिस तरह से दूसरे गेम्स में होता है, यहाँ पर तो इस चीज की ज्यादा संभावना है कि किसी खिलाड़ी को चोट लग सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिजिकली जो है जाकर उसको रोकना है, पकड़ना है, सारी चीजें करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कुछ आपके नियम कायदे बनाए गए हैं, नियम कायदों का पालन भी होना जरूरी है। सपोज कर लीजिए कि कोई खिलाड़ी जानबूझकर जो है आपका उनका पालन नहीं कर रहा है, या रफ खेल रहा है, या इस तरीके की चीजें कर रहा है जो गेम को डेंजरस बना रहा है, या खिलाड़ियों के बीच में विवाद की स्थिति बन रही है, मैच में खेल भावना का पालन नहीं हो रहा, अप्रिय स्थितियां क्रिएट हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में उन खिलाड़ियों को मैच से बाहर भी किया जा सकता है, कुछ वार्निंग वगैरह भी दी जा सकती है। जैसे आपका फुटबॉल में हो गया या दूसरे गेम्स में हो गया, आपका कार्ड्स वगैरह की व्यवस्था है, येलो कार्ड, रेड कार्ड या ग्रीन कार्ड, उसी तरीके से कबड्डी में भी जो है कार्ड्स वगैरह का एक नियम डाला गया है जिसकी मदद से खिलाड़ियों को समझाया जा सके कि आप अपने हरकतें जो हैं नहीं कर सकते, आपको तरीके से जो है गेम खेलना पड़ेगा। तो वो क्या तरीका है, वो जो कार्ड्स का सिस्टम है वो क्या देख लेते हैं। ग्रीन कार्ड इज फ्लैश फॉर वार्निंग, येलो कार्ड फॉर टेम्पररी सस्पेंशन फॉर 2 minutes एंड रेड कार्ड फॉर सस्पेंशन फ्रॉम द मैच एंड और टू डिबार फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो अगर आपके खिलाड़ी की कुछ हरकतें ठीक नहीं जा रही हैं तो उसको वार्निंग के लिए आप जो है ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। ग्रीन कार्ड अगर आपने दिखा दिया तो इसका मतलब है कि भैया अपनी हरकतें सुधारो,
आपका जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो ठीक नहीं है, इसको बदलो। दूसरा, अगर आपको येलो कार्ड दिखा दिया गया तो फिर ऐसी कंडीशन में 2 मिनट के लिए आपको सस्पेंशन मिलता है, और अगर आपको फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया तो इसका मतलब और उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि रेड कार्ड आपको कैसे दिखाया जा रहा है, तो या तो आप उस मैच के लिए बाहर हो जाते हो, और अगर आपको टूर्नामेंट के लिए बाहर करना है या फिर कोई बड़ी चोट आपने मार दी है, किसी के साथ में बड़ा वायलेशन कर दिया है, तो मैच के लिए तो बाहर हो गई होगे, फिर पूरे के पूरे टूर्नामेंट के लिए भी जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। रेड कार्ड ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है कि मैच से बाहर किए जा रहे हो या टूर्नामेंट से बाहर किए जा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके की गतिविधियां या हरकतें की थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फंडामेंटल स्किल्स इन कबड्डी की, जो आपको अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती हैं जब आप रेड करने जाते हो या डिफेंड करते हो, पकड़ते हो, उसमें क्या आपकी स्किल्स वगैरह है उनका ध्यान रखा जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो फंडामेंटल स्किल्स इन कबड्डी की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है, एक आपको अगर आप सतही तौर पर देखें, अगर आपने कभी कबड्डी खेली नहीं हो या फिर अगर आपने उसको सिर्फ एक वॉचर के तौर पर आप बाहर से देख रहे हैं, ज़्यादा आपको गेम का पता नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि यार जिस आदमी में दम है, जो आपका ग्रेट खली की तरह डिल डॉल वाला अच्छा बड़ा लंबा थोड़ा तगड़ा आदमी है, बस वही जो है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो आपका दुबला पतला या चपल है, फुर्तीला है, इस तरीके जो शारीरिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है, शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं गलती है, ये पूरी तरीके से एक सच परसेप्शन नहीं है। नो डाउट अबाउट दैट कि अगर आप कबड्डी वगैरह खेल रहे हो, किसी को रोकना है, पकड़ना है, तो उसमें बाहुबल की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस गेम में सिवाय रॉ स्ट्रेंथ के और किसी चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। इसकी भी अपनी स्किल्स होती हैं, इसकी भी अपनी कुछ टेक्निक्स वगैरह होती हैं, जिसकी मदद से अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा ना आप मजबूत हो, बहुत बॉडी बिल्डर टाइप के भी नहीं हो, मगर एकदम बहुत गए बीते कमज़ोर भी नहीं हो, ठीक ठाक अगर आपकी फिजिक है, तो उसकी मदद से आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि अगर आप इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। तो वही टेक्निक्स वगैरह पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस गेम को खेलने के लिए। खैर पॉइंट यह है कि अगर आप डिफेंस प्लेयर्स की बात कर लें, यानी कि जो आपके कैचर होते हैं, जो आपका रेडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि भैया ये जो खिलाड़ी आ रहा है, इसको इसके होम कोर्ट में वापस नहीं जाने देना है, इसको यहीं पे पकड़ के पिन डाउन करना है, इसको गिराना है, और अपने को जो है पॉइंट स्कोर करना है, इसको पॉइंट लेने नहीं देना। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए आपका जो कैचर है या फिर आपके जो पकड़ने वाले हैं, जो आपका डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस प्लेयर्स हैं, ये लोग 6 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन 6 तरीकों को या 6 टेक्निक्स के नाम है एंकल होल्ड, थाई होल्ड, नी होल्ड, वेस्ट होल्ड, रिस्ट होल्ड एंड आर्म होल्ड। अब एक एक कर जो है हम लोग इनके बारे में बातचीत करेंगे, एक एक को जो हम लोग देखकर चलेंगे। एंकल होल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिफेंसिव स्किल्स। इन दिस टेक्निक द डिफेंडिंग प्लेयर और द कैचर होल्ड्स द एंकल ऑफ द रेडर विद बोथ द हैंड्स। इसमें क्या किया जाता है, आपका जो एंकल वगैरह है, इसको आपका जो डिफेंडर है वो दोनों हाथों से पकड़ लेता है, और इसकी मदद से फिर अल्टीमेटली आपका जो कैचर है, अगर एक बार उसका एंकल आपके हाथ में आ गया तो उसके बाद में फिर जो है वो आपका और ज्यादा फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, वो भाग नहीं सकता, उसको अल्टीमेटली आप पिन डाउन कर सकते हैं, गिरा सकते हैं और अपना पॉइंट वगैरह जो है स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन टेक्निक जो आपका यूज करी जाती है डिफेंस प्लेयर्स के द्वारा वो क्या है? एंकल होल्ड है। इसमें आपका जो एंकल है इसको आप पकड़ लेते हैं, और इसकी मदद से अब एक बार आपका अगर एंकल होल्ड हो गया है तो उसके बाद में सामने वाला फिर जो है प्रोसीड नहीं कर पाता और पॉइंट स्कोर करने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा है थाई होल्ड। इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप थाई वगैरह की मदद से पकड़ लेते हो। ये एंकल होल्ड की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि थाई वगैरह के ऊपर ग्रिप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंकल तो यह है फिर भी आपके हाथ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, मगर थाई के ऊपर जो है ग्रिप बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो थाई होल्ड इज ऑल्सो अ डिफेंसिव टेक्निक इन विच द डिफेंडर थ्रोज हिज बॉडी ऑन द रेडर टू होल्ड बोथ थाइज विद द आर्म्स अराउंड द थाई ऑफ द रेडर। तो यहाँ पर आपका जो डिफेंडर एकदम कूद जाता है आपके रेडर के ऊपर, और उसकी थाइज वगैरह जो है या तो दोनों को या फिर एक पर्टिकुलर थाई को जो है अपनी बॉडी वगैरह के पार्ट्स वगैरह से उसके चारों तरफ अपने आर्म्स को लॉक करके पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर जो है आपके रेडर के पास में थोड़ा मौका होता है कि छुड़ाने के लिए ज्यादा हाथ पैर मार सकता है, और इसमें आपके डिफेंडर को चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर पकड़ा है हाथ से थाई वगैरह को तो उसका मतलब मुंह उसके ऊपर ही कहीं पर आ रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके डिफेंडर ने, अपने रेडर ने अगर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, तो उसमें पूरे चांसेस हैं कि आपका नी या जो घुटना है वो चेहरे पे या जबड़े पे कहीं पे पड़ जाए और तगड़ी चोट लग जाए। तो यहां पर जो है आपके डिफेंडर को चोट लगने के थोड़े से चांसेस वगैरह रहते हैं, थाई होल्ड वगैरह की बात की जाए। ये हम लोगों ने देख लिया आपका एंकल होल्ड, थाई होल्ड। अब अगला आता है नी होल्ड।
दिस इज नॉट अ कॉमन स्किल इन कबड्डी बट व्हेन यूज्ड बाय द डिफेंडर इट वर्क्स लाइक अ जॉ टू कैच द रेडर। तो यहां पर भी अब नी होल्ड वगैरह जो है जनरली उतना ज्यादा नहीं किया जाता, मगर अगर कर लिया गया तो इससे भी जो है रोका जा सकता है, मगर कोई बहुत ज्यादा आपकी कॉमन टेक्निक नहीं होती। इसमें भी जो है आपके रेडर के पास में आपके डिफेंडर को चोट लगने के चांसेस वगैरह ज्यादा होते हैं। अब जैसे नी वगैरह पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अब अगर इसने पीछे अपने हाथों को अगर आगे रखकर ये पैर इसने पीछे ऊपर की तरफ उठा दिए तो उसके चेहरे पे अच्छी खासी लात पड़ने के चांसेस वगैरह यहाँ से बनते हैं, या सीने पे चोट लगने के चांसेस वगैरह बनते हैं। जनरली इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, बहुत इफेक्टिव टेक्निक नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं। अगला आता है वेस्ट होल्ड। अब वेस्ट होल्ड एक तरीका है जिसकी मदद से जनरली जो है अगर आपने पकड़ लिया या अगर आपने लॉक कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो रेडर है उसके निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उसके पास में अब चांसेस नहीं है कि वो इससे एस्केप कर सके। जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है उस स्ट्रगल के वक्त में जब आपने किसी तरीके से रीडर पर होल्ड तो बना ली है, मगर पूरी तरह से आप उसे पिन डाउन नहीं कर पाए, वो अभी भी हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरीके से वो अपने कोर्ट में लौट जाए रेड करने के बाद। तो इस बात को समझिएगा। वेस्ट होल्ड कब इस्तेमाल होता है? जनरली वेस्ट होल्ड का इस्तेमाल आप तब करते हैं, जैसे इसको कमर से जो है पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक बार आपका रीडर जो है अंदर की तरफ आया, उसको किसी तरीके से आपने पकड़ने की कोशिश करी और उसका कुछ हिस्सा आपके हाथ में आ गया है, अब उसको आप पिन डाउन नहीं कर पाए, वो अभी भी जो है अपना जाने की कोशिश में लगा हुआ है कि अपने कोर्ट में पहुंच जाए, तब आपने अल्टीमेटली उसके वेस्ट पे पकड़ के उसको एकदम उसके मूवमेंट को लॉक कर दिया या ब्लॉक कर दिया है कि वो अपने कोर्ट तक ना पहुंच जाए। ये चीज़ जो है वेस्ट होल्ड वगैरह की मदद से की जाती है। इसके बाद आ जाते हैं रिस्ट होल्ड। अब रिस्ट होल्ड जो है ये टेक्निक है, इज बेस्ट यूज ड्यूरिंग 1-to-1 सिचुएशन एंड नॉट एडवाइज ड्यूरिंग द यूजुअल गेम ऑफ द कोर्स। यानी कि अगर दो खिलाड़ी बचे हैं, अब एक रेड करने आ रहा है और एक खिलाड़ी जो है वो आपका डिफेंड वगैरह कर रहा है, 1-to-1 की स्थिति आ गई, ऐसी कंडीशन में आप रिस्ट होल्ड वगैरह जो है कर सकते हैं, मगर रिस्ट होल्ड में चांसेस रहते हैं कि आपका हाथ या तो रिस्ट जो है वो ट्विस्ट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हिस्सा जो है रिस्ट वगैरह टूटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जनरली बोला जाता है जहां तक हो सके रिस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द यूजुअल कोर्स ऑफ द गेम, रिस्ट होल्ड अवॉइड किया जाना चाहिए। अब जैसे यहां पर ये रिस्ट होल्ड कर रहे हैं, लेट्स से अब ये जो खिलाड़ी है इसका रिस्ट इन्होंने पकड़ रखा है, ठीक है। एक तो यहां पर अब इसको रोकने की कोशिश में ये जो आपका खिलाड़ी रेड करने के लिए आ रहा है, दोनों ने एक दूसरे का रिस्ट पकड़ लिया है और अब इसको रोकने की कोशिश में वो लोग यहाँ से जो है एक फंदा वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। ये टेक्निक काम तो कर सकती है, मगर यहाँ पर अब अगर जब ये अपना निकलने का संघर्ष करेगा उसमें यहाँ पे इनके चोट लगने के खतरे हैं। इसी तरीके से अगर आपका रेडर आ रहा है और आप उसका रिस्ट पकड़ के जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपका ट्विस्ट वगैरह होने के चांसेस वगैरह जो है बढ़ जाएंगे। इसलिए ये एक टेक्निक है, 1-to-1 में आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर जहां तक है यूज नहीं करनी चाहिए, मना किया जाता है, इससे बचने के लिए जो है बोला जाता है। आर्म होल्ड। ड्यूरिंग स्ट्रगल आर्म ऑफ द रेडर्स आर हेल्ड टू स्टेबलाइज द रेडर, बट दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एज द आर्म होल्ड इज नेचुरल एक्शन अकर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। तो जब आपका रेड वगैरह होती है, स्ट्रगल वगैरह होती है, आपका जो रेडर वगैरह उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है या किसी तरीके से उसको पकड़ लिया गया है, मगर रेडर जो है हाथ पैर मार के फिर पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपने कोर्ट में, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्टेबलाइज करने के लिए, पिन डाउन करने के लिए जो है उसके हाथों को पकड़ लिया जाता है, मगर ये भी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, एज द आर्म होल्ड इज नेचुरल एक्शन अकर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। तो क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टेक्निक है, जब आप किसी के हाथ वगैरह पकड़ोगे तो वो नेचुरली जो है दूसरे आपके हिस्सों से हाथ पैर मारेगा, दूसरे जो आपके पैर चलाएगा, टॉर्सो वगैरह जो है हिलाने की कोशिश करेगा। तो आर्म होल्ड जो है इफेक्टिवली उसको पिन डाउन करने या स्टेबल करने या ब्लॉक करने में जो है ज़्यादा इफेक्टिव भूमिका नहीं निभा पाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं जिनकी मदद से आप ये कह सकते हैं, जिनकी मदद से आपका जो आपके जो डिफेंडर्स वगैरह हैं रोकने की कोशिश करते हैं। चलें आप कुछ ऑफेंसिव टेक्निक्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, और ऑफेंसिव टेक्निक से मतलब होता है आपका जो रेडर्स वगैरह जिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बातचीत करेंगे। जब अभी तक तो अपन लोगों ने डिफेंसिव टेक्निक्स देखी हैं कि जब सामने वाला जो है आपका रेड करने आ रहा है तो उसको रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे, मगर अब जो है अपन लोग ऑफेंसिव टेक्निक्स की बातचीत करेंगे। ऑफेंसिव टेक्निक्स का मतलब यह है कि जब मैं रेड करने आऊंगा तब मैं किस तरीके की जो है आपकी चीजें करूंगा जिसकी मदद से अल्टीमेटली आपको पिन डाउन, आपको आपसे पॉइंट स्कोर किया जा सके, आप मुझे ना पकड़ सकें। तो बेसिकली इसके पहले की जो टेक्निक्स थी वो डिफेंडर्स की थी, अब यहाँ से रेडर्स की टेक्निक्स के बारे में बातचीत करेंगे। पहली टेक्निक जो आपके रेडर्स इस्तेमाल करते हैं वो है टो टच। टो टच इज एग्जीक्यूटेड बाय द रेडर टू टच द अपोनेंट बाय टो ड्यूरिंग द रेड फॉर स्कोरिंग अ पॉइंट। मतलब ये कि आपने अपना जो पैर का टो है उससे आप किसी को टच करके जल्दी से भाग जाएं और सामने वाला आपको पकड़ ना पाए। आपने जैसे कोई, अब एक तो ये तरीका है कि आप एकदम अंदर घुसो, किसी को हाथ से हाथ लगाओ, उसके बाद में जो आप लौट कर आओ। अब इसमें अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो आपको चारों तरफ से धर लेंगे और पकड़ के गिरा देंगे, अल्टीमेटली आप लौट नहीं पाओगे। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि आपको वापस भी जाना है, आपको पता है पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो जब आप कबड्डी
कबड्डी करते हुए रेड देने जा रहे हो, तो जो भी आपके सबसे पास खिलाड़ी लगे आपने पैर उठा के उसको टच किया। ये नहीं कि आप लात मार रहे हो उसे, मगर हाँ पैर घुमा के आपने उसको टच करा, किसी भी तरह से उसको टच करके आप भागे पीछे। उसके लिए जो टो का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका टो टच होता है। चले अगला, साइड किक। द रेडर ट्राइज टू टच द अपोनेंट बाय साइड किकिंग कीपिंग इन माइंड दैट द अपोनेंट शुड नॉट होल्ड द लेग। तो अब जैसे अगर आप अपना जो पैर है उसको उठा के उसके थाई पर या फिर आप उसके चेस्ट पर या उसके ऊपर के किसी हिस्से पर अगर आप किक मारते हो, दो चीजों का ध्यान रखना है। किक उसको आप उसको चोटिल करने के इंटेंशन से या उसको चोट पहुंचाने के इंटेंशन से नहीं मार रहे, इतना तेज कि बस उसको टच करके आप भागाओ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में अपना पैर उठा के किक मारते हो कि यार इसको कहीं ना कहीं बस टच किया जाए, मारना नहीं है, टच किया जाए, उसको चोट नहीं लगे, इस इंटेंशन के साथ में, ऑब्वियस सी बात है, उसको टच किया जाए, जल्दी से जो है वापस दौड़ा जाए। मगर इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये जब आप पैर उठा के उसको किक लगा रहे हो तब वो आपका पकड़, आपको किक को जो है उसमें आपका पैर नीचे से या ऊपर से पकड़ के थाई होल्ड या फिर आपका नी होल्ड ना बना ले। तो पता चला ये वही वाली बात हुई कि आपका मतलब जो कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला नाटक हो जाएगा कि आपने पॉइंट लेने के लिए आपका जो है पैर ऊपर उठाया था और उसको या तो थाई से या फिर उसने नीचे नी से पकड़ लिया। अब वो पोजीशन ऐसी बन गई है कि पॉइंट लेने की जगह अब आप इस बैले वाली पोजीशन में एक पैर पर खड़े हो और एक पैर उनके हाथ में, इस तरीके की स्थिति बन जाएगी। मगर ये टेक्निक भी इफेक्टिवली अगर आप जल्दी किक मार के निकाल सको, उसको पकड़ने का मौका ना दो, तो यहां से पॉइंट वगैरह स्कोर किया जा सकता है। चले अगला जो है फ्रंट किक। इन फ्रंट किक द रेडर ट्राइज टू किक फ्रॉम फ्रंट इन अ डिसीविंग एक्शन कीपिंग इन माइंड दैट द अपोनेंट शुड नॉट ग्रैब द लेग। तो यहां पर भी जो है फ्रंट किक में आप उसके आगे के शरीर के किसी हिस्से को टच करने की कोशिश करते हो। कई बार तो यह भी होता है कि आप किक मारते नहीं हो, बस उसको बताने के लिए कि मैं किक कर रहा हूं, आपने जो है डिसीविंग एक एक्शन लिया, पता चला वो पीछे हट गया, जैसे ही पीछे हटा आपने जल्दी से छू लिया उसे या किसी और को, या फिर और उसके बाद में आप निकल गए। तो या तो डिसीव करने के लिए आप ये जो किक है इसका इस्तेमाल करते हो, या फिर शरीर के किसी आगे के हिस्से पे या आगे के हिस्से पर अगर जो है आप उसको छू सको फ्रंट किक मारकर और जल्दी भाग सको, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर वही बात कि ये सारे के सारे एक्शंस अब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे यहां पे उसके मुंह पे आपका जो है वो लात मार रहा है, मगर ये ऐसा नहीं किया जा रहा। प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज की, तो आप सिर्फ इतना ही जो है टच करते हो कि आपका काम हो जाए और लौट आओ। ये नहीं कि उसका जबड़ा तोड़ दोगे जैसा यहां पे दिख रहा है। कोशिश ये की जाती है कि मूव्स वगैरह ऐसे लिए जाएं कि सामने वाले को चोट ना लगे। देखने में 1 मिनट के लिए लगता है कि चोट वगैरह लग सकती है, मगर जनरली होता क्या है, जनरली इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता है कि कितना एक्शन, कितना मूवमेंट और कितना फोर्स वगैरह किया जाता है, तो इससे इतने एक्सीडेंट्स के चांसेस वगैरह होते नहीं है। अगला है म्यूल और बैक किक। म्यूल या बैक किक में यह होता है कि आप आगे की तरफ होते हो और आपके पीछे जब प्लेयर होते हैं, यानी कि जिनकी तरफ आपकी पीठ है उनकी तरफ आप जो है पैर पीछे की तरफ में किक करते हो, किसी तरह टच करके भागने की कोशिश करते हो, तो इसको जो है म्यूल या फिर बैक किक बोला जाता है। यह भी अपने आप में एक डिसीविंग किक है। अब आप उनकी तरफ पीठ करके आगे की तरफ बढ़ रहे हो और उसका मतलब उनको लग रहा है कि भागने की कोशिश कर रहा है वापस, मगर आप 1 सेकंड को रुककर जैसे वो पकड़ने आते हैं आपने उनको जो है पीछे की तरफ लात कर टच किया और वापस आप निकल गए, तो आप बेसिकली डिसीव कर रहे हो। इसका इस्तेमाल भी जो है एक डिसीविंग टेक्निक के तौर पर किया जाता है। परफॉर्म बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अपोनेंट एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर आप इस तरीके से जो है इसको कर सकते हैं। म्यूल या फिर इसको बैक किक जो है बोला जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कबड्डी में जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए फिर वही बात आती है, हर गेम को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसको अगर आप चाहते हैं उसका प्रचार प्रसार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खेलें, तो उसके लिए ज़रूरी ये भी होता है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उस खेल में, उसमें या फिर जो उस खेल में लगे हुए हैं उन लोगों के अचीवमेंट्स वगैरह को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो मोटिवेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अचीवमेंट्स वगैरह हैं प्लेयर्स और कोचेस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कबड्डी के केस में भी उनको रिकॉग्नाइज करती हैं और अलग अलग आपके अवार्ड्स और कैश प्राइजेस वगैरह जो हैं दिए जाते हैं। जैसे 2018 में जी प्रणव से साई रेड्डी साहब थे, इनको जो है अर्जुन अवार्ड वगैरह दिया गया था। ई प्रसाद राव जो थे, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था फॉर एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एज द कोच। और इसके अलावा मैं अब आप लोगों से एक मशवरा दूंगा, मैं आप लोगों से एक इल्तिजा करूंगा कि भाई आप भी जो है जाके देखें कि हिंदुस्तान के आपके जो टॉप के कबड्डी प्लेयर्स हैं, जो हमारी नेशनल टीम है कबड्डी की, कौन है, कैप्टन कौन है, उनके कुछ मैचेस वगैरह देखें जाके, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझें गेम कैसे जो है खेला जाता है, सिर्फ आपका मसल स्ट्रेंथ नहीं है, टेक्निक्स भी किस तरह से लगाई जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें वगैरह जो देखें। और एक अच्छा गेम है हिंदुस्तान से, क्योंकि इसका ओरिजिन हुआ है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह से अब इसका एग्रेसिवली प्रचार प्रसार हो रहा है, वर्ल्ड कप्स वगैरह इसके करवाए जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ 1-2 दशकों में शायद इसको एक आपका इवेंट के तौर पर आपके जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं उसमें शामिल किया जाए। क्या पता किसी दिन ओलंपिक्स में शामिल हो जाए। तो पॉइंट यह है कि ऐसा गेम है जो बढ़ रहा है, जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इसके प्रोत्साहन में आप लोगों को भी जो है अपना एक योगदान देना चाहिए। आपको भी जो है पता होना चाहिए इसमें कौन कौन खिलाड़ी लगे हुए हैं, कौन खेल रहा है,
कौन आपका लीड कर रहा है, किसका क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा सा आप इसके मैचेस वगैरह जाकर देखें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये जो है स्थिति है, ये कबड्डी के बारे में सारी बातचीत हम लोगों ने कर कर ख़त्म करी है। चलें देखते हैं इसे आगे। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें अपन लोगों ने कबड्डी वगैरह जो है पूरा इसको देखकर ख़त्म किया है। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा इसमें हम लोग खो खो के बारे में बातचीत करेंगे कि खो खो क्या है, कैसा गेम है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वगैरह उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर वो सारी की सारी बातचीत इसके बाद वाले सेशन में, आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट वगैरह करने की, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर बिना एक पैसा दिए भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसको जितना चाहें उतना जो है आप पढ़ सकते हैं। फ्री एजुकेशन का जो ये आपका वेंचर है, जो ज्ञान बांटने की जो एक अलग हमने जलाई है, इससे आप भी फ़ायदा ले सकते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट आपको एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज देखने को मिलता है। जैसे आपको अगर CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, उसका कंटेंट एकदम अलग है। हिंदी मीडियम का कंटेंट अलग है। दूसरे जो आपके अलग अलग बोर्ड्स हैं, UP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, उसका कंटेंट एकदम अलग है। इसके अलावा CVT का कंटेंट अलग है, IIT JEE का कंटेंट अलग है, नीट का कंटेंट अलग है, वगैरह वगैरह। अब जो भी क्लास या जो भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। जैसे CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे तो उसका सारा का सारा कंटेंट फिर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब इसमें जिस भी क्लास का कंटेंट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करें। जैसे लेट से आपने क्लास 11 पर क्लिक किया तो क्लास 11 का सारा कंटेंट फिर आपके सामने आ जाएगा। साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो गए, जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं सब आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से फिर आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसका कोड खुल जाएगा और उसको फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 की स्टैंडर्ड NCERT किताब के कोर्स पर अगर क्लिक किया तो फिर आपको ये सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना इसमें से सीख सकते हैं, जितना चाहें उतना इसमें से अपना प्रिपरेशन वगैरह अच्छी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ज़्यादा जो है अपने प्रिपरेशन को एज दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, करियर में अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं, ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं। तो जितना हो सके इससे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उससे उतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को इन्हांस करते चले जाएं, दूसरों को भी बताएं एंड तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।